तो ये चारों जो आ रहा था तुम्हारा न्यूट्रल ऑक्साइड, डिफिनेशन सिंपल था एक न्यूट्रल ऑक्साइड का जो एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारा एम्फी प्रोटिक ऑक्साइड। एम्फी प्रोटिक ऑक्साइड, एम्फी प्रोटिक ऑक्साइड, एक एम्फोट्रिक अलग था और ये क्या है तुम्हारा एम्फी प्रोटिक ऑक्साइड। यहाँ पे आता है विच कैन एक्सेप्ट, बेसिकली ऑक्साइड्स भी बोल सकते हैं, बाकी अलग कैटेगरी में भी आ जाता है। देखते हैं इसको क्या बोलते हैं वो यहाँ पे। एम्फोट्रिक ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद और विच कैन एक्सेप्ट और डोनेट which can accept or donate H plus ion, which called amphiprotic oxide, which can accept or donate H plus ion. Donate या release which can accept or release H plus ion. इसका बस एक ही एग्जांपल ध्यान रखना है कि H2O। इसीलिए तुम्हारा जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या चल रहा है तुम्हारा अभी, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो चुका होगा। नो सर। नो सर, अभी होने नो सर। तो ठीक है, अभी होने वाला। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जब पढ़ोगे तो उसके बाद फिर आयनिक इक्विलिब्रियम है, तो वहां पे ये कुछ यूज होता है इसका एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड, जो कि क्या रहता है वाटर। और वाटर अगर देखोगे तो ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट भी करता है, और जब H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेता है ये क्या बन जाता है तुम्हारा H3O प्लस, और इसका नेम क्या हो जाता है अब, हाइड्रोशियम, हाइड्रोनियम आयन। ये क्या होता है हाइड्रोनियम आयन। और जब ये H प्लस को रिलीज कर देता है वाटर, ये क्या बन जाएगा OH माइनस, और OH माइनस का नेम क्या हो जाता है तुम्हारा हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड। सही है, ये हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोनियम। तो वाटर का दोनों प्रॉपर्टीज, जो H प्लस को एक्सेप्ट भी कर रहा है और ये H प्लस आयन को रिलीज भी कर रहा है। ये हाइड्रोक्साइड माइनस का मतलब H प्लस को रिलीज कर रहा है, और यह प्लस दैट मीन H प्लस एड हो रहा है, ये क्या रहता है हाइड्रोनियम आयन। बस एक ये वर्ड कहीं यूज कर लिया था एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड, वो ध्यान में रखना है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। ये हम लोग देख रहे थे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड, ये लोग सिर्फ पढ़ रहे थे ऑक्साइड क्या क्या इसमें। अब इसका पीरियोडिसिटी देखना यहाँ पे, तो कॉपी करूँ नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स, पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स, दैट मीन्स पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या ग्रुप में, तो पीरियोडिसिटी वर्ड का क्या मीनिंग आ रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या रहेगा, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उसमें इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो तुम लोग क्या बोल दे रहे हैं पीरियोडिसिटी। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट है इसमें पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्साइड। पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्साइड, अब इसमें देखना है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं इसमें, किसी भी पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट की बात करें तो क्या रहता है पीरियड की बात करते हैं। ग्रुप में बोलेंगे तो वो क्या रहता है टॉप टू बॉटम। तो अंडरस्टूड रहता है कि लेफ्ट टू राइट की बात करें दैट मीन एक पीरियड की बात कर रहे हैं वहां पे। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं इसमें मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज, डिक्रीज। सही है बिल्कुल, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज है। और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा इंक्रीज करेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर
इंक्रीज है। इस एरो का सिंबल का क्या मतलब जो दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये डिक्रीज और ये इंक्रीज का साइन है ये बेसिकली। क्लियर है? यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर डाउनवर्ड एरो दिखा रहा है डिक्रीजेज, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज जब लेफ्ट टू राइट जाता है यहाँ पे। सो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज कर रहा है तो ऑक्साइड्स का जो बेसिक नेचर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज? सोच के बताओ इसमें। बेसिक नेचर डिक्रीज। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या करेगा, डिक्रीज। क्योंकि एक बार रिवाइज भी करो कि बेसिक ऑक्साइड, तो जनरली जो मेटालिक ऑक्साइड्स होता है वो बेसिक नेचर का होता है, तो मेटालिक कैरेक्टर ही डिक्रीज कर गया तो बेसिक नेचर भी ऑक्साइड्स का क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और सेम नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स एसिडिक नेचर लिख लोगे इसमें, डिक्रीज एंड इंक्रीज। एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज। कुछ भी रटना नहीं है इसमें, जो बेसिक लॉजिक है लेफ्ट टू राइट। अगर मेटालिक कैरेक्टर पता है तो जैसे जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो उसका एसिडिक नेचर जो होता है ऑक्साइड्स का वो इंक्रीज करेगा, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज। यहाँ पे एरो का मतलब डिक्रीज एंड इंक्रीज से आ रहा है। यहाँ पे एरो अगर अपवर्ड दिखा रहा है दैट मींस वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज। कंफ्यूजन है तो इसमें लिख भी लोगे, यहाँ पे है इंक्रीज है इस टाइप से, और ये क्या मतलब है, डिक्रीज है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, Na2O, MgO, सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5। इसको तुम लोग देखते हैं, एक पॉइंट मैंने बताया होगा, ऑर्डर तो भी देखते हैं क्या रहेगा। पिछले लेक्चर में मैंने एक पॉइंट बताया कि ये जो Cl2O7 है या SO3 की बात कर लूं मैं यहाँ पर, SO3 किस एसिड का एनहाइड्राइड है? ये SO3 किस एसिड का एनहाइड्राइड होता है? सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड। तो सही है, जिसका भी एनहाइड्राइड पूछा जाए दैट मीन उसमें वाटर को ऐड करके, क्योंकि एनहाइड्राइड का बनता है जब उस एसिड से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर किया जाता है। यहाँ पे जो SO3 आ रहा है इसमें वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करके ही एनहाइड्राइड बना होगा, इसमें वाटर ऐड कर देते हैं। जैसे वाटर ऐड कर दो तो ये क्या रहेगा, H2SO4। आई थिंक हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़ चुके थे एनहाइड्राइड वाला पार्ट। एक और यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए Cl2O7, अगर ये पता है तो हम लोग क्लास में करते हैं। Cl2O7 तो एसिड, बिल्कुल, ये किस एसिड का एनहाइड्राइड आ रहा है वो बताना। Cl2O7 किस एसिड का एनहाइड्राइड होता है? देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब जो Cl2O7 आ रहा है, अब इसमें गेस करना है कि किस एसिड का एनहाइड्राइड है। यहाँ पे इसमें क्या करो, इसमें भी इसमें वाटर ऐड कर दे रहे थे, SO3 में से H2 को ऐड कर दोगे, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, SO3 सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। मैं एसिडिक ऑक्साइड में ही बताया होगा तुम लोगों को, देख लेते हैं यहाँ पे भी हम लोग। क्योंकि Cl2O7 बोला जा रहा है यहाँ पे, तो Cl2O7 में क्या करोगे तुम, यहाँ पे वाटर को ऐड कर दो, और जैसे वाटर को ऐड कर दो तो ये क्या हो जाता है, H2Cl2, H2Cl2O8 हो जाएगा ये क्या होगा, H2Cl2O8। अब H2Cl2O8 जैसा कोई भी एसिड होता ही नहीं है, तो ये बेसिकली क्या होता है, H2Cl2 दो पार्ट में इसको, मतलब दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है, HClO4, और इसका नेम होता है परक्लोरिक एसिड, और नेम वाला पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो जो Cl2O7 है किसका एनहाइड्राइड
रहा होगा पर क्लोरिक HCl होता। एग्जाम्पल ये बताओ, इसमें तुम लोग कोई भी आधा इस टाइप से N2O5, ये किस एसिड का एनहाइड्राइड रहा होगा? सोच के बताओ इसमें। N2O5 ये क्या रहेगा? नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल सही है। N2O5 किस एसिड का एनहाइड्राइड होगा? इसमें क्या करना था? वाटर को ऐड कर दो, तो इसमें सिंपल सा है। डाइनाइट्रिक। देखो इसमें क्या रहा था, इसमें होता है क्या कि H2 N2O6 H2N2O6 आ रहा है यहाँ पे। बेसिकली ऐसा कोई एसिड होता नहीं, तो ये क्या हो जाता है तुम्हारा HNO3 का ही डाइमर है, HNO3। और HNO3 आप सबको पता है कि ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है। या तुम्हें उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे, अब एक क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे, ऐसा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, यस या नो कोई बताओ इसमें। नो सर। सिर्फ 5 कंपाउंड सर किया था। ओके, कुछ तो किए थे हम लोग, कुछ तो एग्जाम्पल मैंने लिया होगा, एनहाइड्राइड कैसे फॉर्म करते हैं वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड के टाइम हम लोग किए होंगे कुछ वहाँ पे। अब देखिए कि एग्जाम्पल आ गया तुम्हारा HNO2, देख लोगे वहीं पे लिख लोगे, और भी एग्जाम्पल कुछ अगर एक्स्ट्रा आ रहा है। HNO2 की बात करें, वो समझ लेते हैं, मतलब तुम लोगों को ये पढ़ना ही था। अब HNO2 की बात करें हम लोग, नाइट्रस एसिड, इसका एनहाइड्राइड क्या होगा? और उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए, इसका एनहाइड्राइड। NO। अब देखो यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, N2O3 N2O3 ये तो हम लोग क्लास में किए हुए हैं। इसमें क्या करना है, जब किसी एसिड का एनहाइड्राइड पूछा जाए तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करेंगे, बट H2O बाहर जाएगा इसमें, लेकिन इसमें तो एक ही हाइड्रोजन है। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग डबल करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे HNO2 को, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, ये N2 ओवरऑल क्या था, H2N2O4, और उसमें से H2O को बाहर करेंगे तो क्या बन जाता है, N2O3। क्लियर है? यहाँ पर एक लास्ट एग्जाम्पल मैंने बताया होगा वैसे, H2CO3, इसका एनहाइड्राइड क्या होगा? H2CO3 का एनहाइड्राइड CO2। CO2। तो ये बिल्कुल सब लोगों का। अब यहाँ पे डबल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं डबल कर रहे हैं? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे है। तो जिस एसिड में अगर एक ही हाइड्रोजन हो और उसका एनहाइड्राइड पूछा जाए, उसको डबल करके वाटर मॉलिक्यूल को बाहर करना है। क्लियर है सबको? यहाँ पे है, इस तरीके से सोचना यहाँ पे। तो एनहाइड्राइड अगर किसी एसिड्स का पूछा जाए तो उसमें वाटर करके बता लेंगे, और किस अगर एनहाइड्राइड ही दिया हुआ है, ऑक्साइड के फॉर्म में दिया गया है, उसका अगर पूछा जाए वहां पे ये एनहाइड्राइड किस एसिड का होगा, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दोगे, और वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो H2N2O6, और जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देते हैं, तो 2 को HNO3 आ जाता है यहाँ पे। इसी का फिर ये एनहाइड्राइड रहा होगा, इसी नाइट्रिक एसिड का। तो ठीक है, ये पार्ट हम लोग कर चुके थे एसिडिक ऑक्साइड वाले पार्ट में हम लोग। कुछ आइडिया यहाँ पे बस एक रिवीजन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था यहाँ पे, ये सब ऑक्साइड ही आ रहा है यहाँ पे, ये अलग अलग एसिड्स का ये ऑक्साइड है यहाँ पे, या बेस का भी रहेगा स्टार्टिंग का, देखते हैं वो हम लोग क्या रहेगा। हाँ, तो इस एग्जाम्पल पे आ जाता है यहाँ पे है। अब इसमें अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देखोगे ध्यान से, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऑक्सीजन तो आ रहा है यहाँ पे, बट एक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये क्या है तुम्हारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। स्टार्टिंग में क्या था, मेटल, और जैसे जैसे जा रहे हैं इधर तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका जो एसिडिक नेचर होगा ऑक्साइड को भी इंक्रीज करेगा। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, जी जी, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यहाँ पे है
ये एसिडिक नेचर इंक्रीज कैसे, क्यों मतलब क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। अब देखें यहाँ पे हम लोग कि Cl2O7 जो रहता है यहाँ पे, ये स्ट्रांगली एसिडिक नेचर का होता है। बाकी ये ऑर्डर तो पता चल गया कि एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस Cl2O7 स्ट्रॉन्गर एसिड ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, देन SO3, देन P2O5। ये क्या रहे, स्ट्रांगली एसिडिक। ये भी स्ट्रांगली एसिड की कैटेगरी में आ जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। P2O5 ये भी एसिडिक नेचर का रहता है। तो एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं रहता, बट एसिडिक। SiO2 ये भी वीकली एसिडिक रहता है, वीकली एसिडिक। Al2O3 किस नेचर का, एम्फोटेरिक। बिल्कुल सही है। ये ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, ये बीच में आ जाता है। Al2O3 तुम्हारा क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आ जाता है यहाँ पे, जो तुम लोग पीछे लिख भी चुके हैं, एम्फोटेरिक। MgO किस नेचर का, एसिडिक या बेसिक, सर बेसिक। ये क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का। बिल्कुल सही, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का, और ये भी तुम्हारा बेसिक नेचर का होगा। सर स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक। बिल्कुल, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक हो सकता है इस सीरीज में। यहाँ पे है, क्लियर है, यहाँ पे है तुम लोग बस। बट अगर पूछा जाए कि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है ये बेसिक नेचर है, बट जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इसमें, इसका एसिडिक नेचर जो ऑक्साइड्स का है वो इंक्रीज कर रहा है। और अगर हम लोग इधर से अगर आते हैं यहाँ पे, जिन हम लोग लेफ्ट टू राइट जा की बात करते हैं, बट इसमें कोई अगर ऑप्शन आ जाए तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन, which of the following compounds will be basic in nature, बेसिक ऑक्साइड है। तो बेसिक ऑक्साइड में अलग अलग ऑप्शन रहे, उसमें SO3, P2O5, Al2O3, MgO। जो MgO रहता है वो तुम्हारा आंसर आ जाता है, या फिर ऑर्डर भी पूछा जाता है यहाँ पे, तो ऑर्डर भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसमें, ये तुम लोग एसिडिक ऑक्साइड की बात कर रहे थे, दैट मींस एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट। सेकंड पॉइंट इसमें टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं हम लोग इसमें, टॉप टू बॉटम ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, ये बताओगे सब लोग। सर इंक्रीज। इंक्रीज। सही है, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है, सो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इज आल्सो इंक्रीजेस। सो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस। इसका भी एग्जांपल देखें हम लोग यहाँ पे, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CH2O। बाकी एक इसमें फ्रांसियम भी रहता है, बट वो रेडियो एक्टिव उसमें लेते नहीं, यहाँ पे है Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और CH। ये ग्रुप का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक ग्रुप का एलिमेंट आ रहा है। जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिक नेचर क्या होता है इसमें, तो ये मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिक नेचर जो होगा ऑक्साइड का वो भी इंक्रीज करेगा। इसमें ऑर्डर क्या जाता है यहाँ पे, बेसिक नेचर का। इस टाइप से दिखा सकते हो यहाँ पे। तो बेसिक नेचर जो रहेगा ऑक्साइड्स का, तो सबसे ज्यादा CH2O का, देन Rb2O। तो सिंपल सा लॉजिक है कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, उसका बेसिक नेचर भी जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा ऑक्साइड्स का। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको कॉपी करो, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट, कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग।
Yes, sir. Yes, sir. आगे बर्तन लो। थर्ड पॉइंट है इसमें, if the same element is forming oxides in different oxidation state, if the same element is forming oxides in different oxidation state, then greater the values of greater the oxidation state, greater will be acidic nature. Greater will be acidic nature. सो कॉपी करो, देखते हैं इसमें एग्जांपल इसका भी है। MnO Mn2O3 MnO2 MnO3 MnO2O7। अब यहाँ पे जो आ रहा है डिफरेंट ये ऑक्साइड्स आ रहा है, बट यहाँ पे एलिमेंट जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, सेम एलिमेंट का ऑक्साइड्स आ रहा है। इसमें फिर कैसे पता करें कौन सा एसिडिक नेचर का होगा और कौन सा एज कंपेयर टू अदर, उसका जो एसिडिक नेचर है वो कैसे वेरी करेगा। यहाँ पे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो Mn2O7 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +2 Mn2O7 में मैग्नीज का Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 +7। +7 ये तो क्लियर है यहाँ पे +7, क्योंकि ऑक्सीजन का इन जनरल क्या लेते हैं, कुछ नहीं होता है तो -2 into 7 -14 2x -14 = 0। Mn का निकालना था, x का वैल्यू क्या आया था +7। MnO3 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 सर +6 तो ये बिल्कुल। MnO2 में +4 +4 Mn2O3 में +3 +3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा +2 तो यहाँ पे सेम एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें जो लॉजिक है, फिर यहाँ पे जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है, इसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो एसिडिक नेचर इंक्रीज, एसिडिक नेचर इंक्रीज। ये Mn है, इसके जस्ट एडिशंट में एलिमेंट होता है क्रोमियम, उसमें भी ये सेम पॉइंट वैलिड रहेगा। कोई भी एलिमेंट अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, तो जैसे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, उसका जो एसिडिक नेचर होगा वो भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है इसमें, ये तो जो अभी तक हम लोग देख रहे थे वो ऑक्साइड्स के लिए देख रहे थे फ्लूइडिसिटी। नेक्स्ट है इसमें तुम्हारा फॉर ऑक्सी एसिड। सर हाँ बताओ, हाँ बताओ जो भी डाउट हो।
इसमें सिर्फ नॉन मेटल अब यहाँ पे देखना है इस केस में, यहाँ पे Mn आ रहा है, Mn2, इसमें जो भी आ रहा है यहाँ पे है मेटल। अब मैंने एक पॉइंट बताया हुआ था तुम्हें, जो मेटल रहता है तो जनरली मेटालिक, वहां पे मैंने वर्ड यूज किया था जनरली। अब जो कुछ मेटल्स आ रहा है, इसका जो ऑक्साइड जबकि Mn2O7 आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, वो आगे पढ़ेंगे जब बेसिक ये BiN पढ़ेंगे। Mn2O7 ये किस एसिड का ये किस एसिड्स का ये ऑक्साइड आ रहा है यहाँ पे, जो एनहाइड्राइड बन रहा है किस एसिड का है, इसमें वाटर ऐड कर दो तुम यहाँ पे। और जैसे वाटर ऐड करोगे इसमें, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसमें H2 Mn2O8, H2 Mn2O8, इसमें 2 कॉमन हटा लो यहाँ पे, डेट मीन 2 से मल्टीप्लाई किया होगा इसको यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा HMnO4। HMnO4 का नेम क्या है, कौन बताओगे, याद हो ऐसा? मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ इसमें, H के जगह में K को ले आता हूँ, KMnO4, इसका नेम क्या है, कुछ याद हो ऐसा? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट आ रहा है, इसका नेम जो आ रहा है यहाँ पे, ये इसी एसिड से आता है, तो बोलते हैं परमैंगनिक एसिड, HMnO4। ये क्या रहता है, परमैंगनिक एसिड। ऐसा नहीं कि जो मेटल का ऑक्साइड है वो सब बेसिक नेचर का ही होता है। तो जनरली जो तुम्हारा स्टार्टिंग का है, जो कि ग्रुप 1 ग्रुप 2, वो बेसिक नेचर का रहेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो वो एसिडिक नेचर का भी रहेगा वहां पे। जो Mn2O7 है हमारा, वो परमैंगनिक एसिड्स का ही एनहाइड्राइड होता है। जो मैंने वहां पे पीछे जितना भी पॉइंट लिखाया था, एसिडिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड, वहां पे मैंने वर्ड देखो पेज फ्लड करके, मैंने वहां पे जनरली वर्ड लिखाया हुआ है कि जनरली, बट मेटल्स का ऑक्साइड तो एसिडिक नेचर का भी हो सकता है। ये चीज हम लोग BiN में पढ़ेंगे कि नेमिंग कैसे आता है। यहाँ पे है कि KMnO4 का नेम सबको पता था कि परमैंगनेट आयन, पोटेशियम परमैंगनेट, इसी से आ रहा है। K को हटा करके एक H लगा देंगे, दैट मींस ये परमैंगनिक एसिड, ये परमैंगनिक एसिड का ही एनहाइड्राइड होता है Mn2O7। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इसमें यहाँ पे है, नेक्स्ट है इसमें ऑक्सी एसिड्स। अब इसमें एक टर्म आ रहा है ऑक्सी एसिड, वो डिफाइन करेंगे यहाँ पे जब BiN पढ़ रहे होंगे। तो ऑक्सी एसिड्स का सिंपल सा मीनिंग है कि एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, और वो क्या हो, उसमें कोई एक मेटल या नॉन मेटल आ रहा हो वहां पे। क्लियर है वहां पे है। जबकि ऑक्साइड्स में क्या था, ऑक्साइड्स में मेनली ऑक्सीजन और एक फिर मेटल या नॉन मेटल या मेटलाइट जो भी हो, उसमें हाइड्रोजन नहीं आ रहा था। ऑक्सी एसिड जब बोलेंगे हम लोग, ऑक्सी एसिड्स में यहाँ पे सिंपल लिख लोगे कि ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं किसको, यहाँ पे हम लोग एसिड्स which contain oxygen, hydrogen, contain oxygen, hydrogen and a metal or non-metal. Acids which contain oxygen, hydrogen and metal और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में से कोई भी एक हो सकता है। क्या तुमसे पूछा जाए HMnO4, ये भी एक ऑक्सी एसिड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और एक Mn मेटल भी प्रेजेंट आ रहा है यहाँ पे। ये भी क्या रहेगा तुम्हारा, यहाँ पे है एक ऑक्सी एसिड। H2SO4 आ गया, इसके एग्जाम्पल वो BiN में डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आ जा रहा है, यहाँ पे है नॉन मेटल आ गया, दैट मींस ये भी क्या रहेगा तुम्हारा ऑक्सी एसिड। जो भी तुम एसिड सोच पा रहे हो, लाइक HNO3 नाइट्रिक एसिड, वो भी एक ऑक्सी एसिड है, क्योंकि उसमें एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एक नॉन मेटल प्रेजेंट है वहां पर।
क्लियर है इस पॉइंट का मीनिंग? ऑक्सी एसिड्स कहीं पे अगर वर्ड आ रहा है तो हम लोग क्या बोले, सिंपल सा मीनिंग होगा, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा और एक मेटल और नॉन मेटल में कोई एक होगा वहां पर। तो देखते हैं इसका भी हम लोग मेनली पीरियोडिसिटी देखना है यहाँ पे, ऑक्सी एसिड्स का पीरियोडिसिटी इसमें फर्स्ट पॉइंट है, जो कि ऑक्साइड्स के जैसा ही रहता है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसको साथ में। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं हम लोग इसमें इसी पीरियड में, उसका जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एसिडिक नेचर या एसिडिक कैरेक्टर जो लिखो यहाँ पे, एसिडिक नेचर इंक्रीजेज। अब इसके एग्जांपल समझते हैं यहाँ पर हम लोग। H3BO3, H2CO3, HNO3, ये 3 एसिड्स आ रहा है यहाँ पे, ऑक्सी एसिड। अब इसमें यहाँ पे सोचना है कि H3BO3, H2CO3, HNO3, उन सबका नेम पता है। HNO3 का नेम क्या है, नाइट्रिक एसिड। H2CO3 का नेम, H2CO3 का कार्बन सर कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। सही है। H3BO3 का बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, बोरिक ये बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, बोरिक एसिड। यहाँ पे वो नेम तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ही। यहाँ पे देखना है कि तुम्हारा एक पीरियड का एलिमेंट्स आ रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो सब में है ही, बट इसमें बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसमें जैसे वो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स का जो एसिडिक नेचर होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो नाइट्रिक हेड एक स्ट्रॉन्गर हेड रहेगा इस दोनों के कंपेयर, और ऑर्डर भी बता पा रहे हैं हम लोग। एसिडिक नेचर इंक्रीज। क्लियर है यहाँ पे, है किस तरीके से सोचना है यहाँ पे। तो सिंपल सा लॉजिक वही हम लोग रिपीट करें जो पीछे पढ़े थे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करेगा, चाहे ऑक्साइड्स हो चाहे फिर वो ऑक्सी एसिड्स हो। नेक्स्ट है इसमें कॉपी करो, यहाँ पर नेक्स्ट वीक लेते हैं इसका एक और एग्जांपल। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग? यस यस सर। यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसी में नेक्स्ट एग्जांपल। H2SiO3, H3PO4, H2SO4, HClO4। बाकी इसका नेम आगे हम लोग पढ़ेंगे, परपोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और सिलिक एसिड। सिलिकन से बन रहा है यहाँ पे। नेमिंग हम लोग पढ़ेंगे, उसके नेमिंग के लिए भी नहीं सोचना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन हर केस में आ रहा है। यहाँ पे सिलिकन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और जब इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे ये क्या होता है, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। और जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा इसका जो एसिडिक नेचर होगा इस एसिड्स का वो भी इंक्रीज करेगा। एसिडिक नेचर इंक्रीज, एसिडिक नेचर इंक्रीज। क्लियर है यहाँ पे? तो ये दोनों एग्जांपल सिमिलर टाइप का है। यहाँ पे देखना कि किस बेसिस पे लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही दोनों में, तो जो यहाँ पे सेंट्रल एटम आ रहा था सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें सेकंड पार्ट, इसमें ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर मूव करना है इसमें, यहाँ पे इसमें जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा वो क्या करता है, इसमें डिक्रीज करेगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, और ये अगर डिक्रीज कर रहा है तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर डिक्रीजेज। तो यहाँ पे रिलेट करने के लिए सीखना है, जितना भी पीरियोडिसिटी है उसको रिलेट कैसे करेंगे, तो रिलेट करके अगर याद रखें तो फिर जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, ऑर्डर में पूछा जाए या पूछा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा है, सबसे वीकर कौन सा है, तो वहाँ पे कंपेयर कर पाओगे। यहाँ पे इसके एग्जांपल्स की बात करें हम लोग, यहाँ पे HNO3, H3PO4, H3SO4, ये भी क्या है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, और ये आर्सेनिक एसिड H3ASO4। आज में देखो तो ये ग्रुप का एलिमेंट आ रहा है, नाइट्रोजन, उसके जस्ट नीचे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और जब ये ग्रुप का एलिमेंट है यहाँ पे है, इसमें जब जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, और एसिडिक नेचर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दैट मींस एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन सा रहेगा, HNO3। एसिडिक नेचर इंक्रीजेज, दैट मींस सेरो का मीनिंग क्या है, यहाँ पे HNO3 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिखा दो यहाँ पे। क्लियर है कैसे रिलेट कर पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और ये चीज पता है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज करता है टॉप टू बॉटम, दैट मींस एसिडिक नेचर भी डिक्रीज करेगा। ये क्या होगा, HNO3 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर डिक्रीज कर रहा है। तो कोई भी एग्जांपल इस टाइप का हो तो उसमें सोच पाओगे फिर वहां पर। नेक्स्ट है इसमें एक लास्ट पॉइंट है इसमें, बस थर्ड, if the same element forming oxy acids in different oxidation state, if the same element forming oxy acids in different oxidation state, then same point जो पीछे लिखे हुए थे, थर्ड पॉइंट, then greater the oxidation number, the oxidation state, greater will be acidic nature। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पे हम लोग, पॉइंट क्या है इसमें, if the same element forming oxy acids in different oxidation state, then greater the oxidation state, greater will be acidic nature। HNO3, HNO2, HNO, या इसको हम लोग डाइमर के फॉर्म में रहा था, इसलिए H2N2O2। यहाँ पे सोच के बताना कि HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, HNO3 में +5, बिल्कुल सही है। HNO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट
So +3. +3 +3 सही है। H2N2O2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +2. +2 1 यहाँ पे +1 +1 सर +1 सही है। अब So बेसिकली जो H2N2O2 रहता है, ये तुम्हारा HNO का ही डायमर होता है, क्योंकि ये जो एसिड है HNO वो अनस्टेबल होता है, ये अपना डायमर बना लेता है। और HNO में अगर देखोगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +1। यहाँ पर भी क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है अगर डायमर या ट्राइमर ऐसा कुछ बना रहा है वो। ये क्या होगा यहाँ पर, ये +1। यहाँ पे जो एसिड्स आ रहा है, जो ऑक्सी एसिड्स है वो सेम ही आ रहा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो किस बेसिस पे हम लोग बता पाएंगे वो स्ट्रॉन्गर एसिड, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर विल बी एसिडिक HNO3 नेचर। तो HNO3 सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा, देन HNO2 और फिर HNO। फॉर एग्जांपल जो कि मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। अब ये सब क्या रहा है यहाँ पे, तुम्हारा इनऑर्गेनिक एसिड्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसका जो नेमिंग देखेंगे हम लोग इस पार्ट में BIN में देख पाएंगे, बेसिक नॉर्गेनोमेनक्लेचर में। यहाँ पे तो सबसे पहले ऑर्डर बता दो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके, मैं डायरेक्टली तो कर पा रहे होगे सब लोग। HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 +7, तो ठीक है, सब लोग निकाल लो। +5, +3, +1। यहाँ पे सेम एलिमेंट का ऑक्सी एसिड फॉर्म हो रहा था यहाँ पे। दैट मीन जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा, HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, इसका जो रहेगा एसिडिक नेचर वो भी इंक्रीज करेगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है कि काफी सिंपल सा पॉइंट, इसको इस टाइप से रेट करके याद रखना है। तो यही जो हमारा था पीरियोडिक टेबल आज कंप्लीट होता है, यहाँ तक ये है। इसमें जो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन तुम्हें इस पार्ट से भी मिलेगा, ऑक्साइड से। कौन सा इम्पोर्ट्रिक ऑक्साइड, उसका ऑर्डर, जो भी ऑक्साइड है उसका ऑर्डर क्या रहेगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो पूरे पीरियोडिक टेबल को आप सॉल्व कर सकते हो। तुम लोग इसमें यहाँ पे है, मैं चेक करूँ इसमें, तो ठीक है। लास्ट सेक्शन अगर एक्सरसाइज 1 में बात करूँ, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सेक्शन है, नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले सेक्शन में ही तो मैं कुछ ऑक्साइड्स का भी दे रखा है क्वेश्चन, अलग से ऑक्साइड्स का सेक्शन इसमें नहीं बनाया गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट में ही ऑक्साइड्स का भी क्वेश्चन दे रखा है वहां पे, वहां से फिर सॉल्व कर सकते हो उसको। तो डिस्कशन के लिए क्या था इसमें एक्सरसाइज 1 में, आई थिंक इसमें सेक्शन ई और सेक्शन एफ भी हो चुका था डिस्कशन एक्सरसाइज 1 का। यस सर। तो ठीक है, यस सर। इसमें एक्सरसाइज 1 में सिर्फ सेक्शन जी बचा हुआ था। तो जी सेक्शन को सॉल्व किया सब लोग, मैंने पिछले क्लास में बताया था सेक्शन जी सॉल्व करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस सर। तो अगर सॉल्व किया तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है। जो तुम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, BIN बेसिक नॉर्गेनिक नोमेनक्लेचर। तो तुम्हारा जो होमवर्क रहेगा इसमें एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, एक्सरसाइज जी कंप्लीट करना है इसमें तुम्हारा। और इसके अलावा एक मिनट में चेक कर लो, तो अलग बुकलेट है इसका, तुम्हें DPP का भी बुकलेट मिला होगा एक अलग से। यस सर। यस सर। हाँ, तो उसमें वहां पे Yes, देखोगे sir. तो ठीक है, उसका DPP नंबर
एक मिनट वेट करो, मैं चेक कर लूं क्या है इसमें। डीपीपी नंबर B1, बाकी मैं डिस्कस करता हूँ उसको ये सेक्शन जी वाले पार्ट को। तो होमवर्क जो रहेगा एक्सरसाइज 2, 3 एंड डीपीपी नंबर B1 B2, जो कि पीरियड टेबल का ये B1 B2, B3 को छोड़ दोगे अभी, क्योंकि B3 जो आ जाता है वो BIN का डीपीपी है, बेसिक नर्विंग नोमेनक्लेचर का डीपीपी है। और उसके अलावा डीपीपी नंबर B4, डीपीपी नंबर B1 B2 B4। B4 डीपीपी देखो, वो रिवीजन डीपीपी दे रखा है एक तरह का पीरियड टेबल का, वो भी पीरियड टेबल का ही क्वेश्चन है वहां पे, तो भी सॉल्व करना है। और फिर डीपीपी नंबर B5 से केमिकल बॉन्डिंग। तो ठीक, मैं होमवर्क क्या ग्रुप पे पोस्ट भी कर देता हूँ, बट ये ध्यान रखना है, ना तो सुन के लिख भी सकते हो, तो खुद भी नोट कर लो। पीरियड टेबल का एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, डीपीपी नंबर B1 B2 एंड B4। B3 को छोड़ देना, B3 BIN का डीपीपी है, तुम लोग बाद में करेंगे। प्रॉपर टाइम है, लेक्चर तुम लोगों का आई थिंक बहुत ज्यादा हो नहीं रहा था, इसमें प्रॉपर होमवर्क करना है इसमें, B1 B2 B4 और एक्सरसाइज 2 एंड 3। आयोनिक पोटेंशियल क्या होता है? आयोनिक पोटेंशियल नहीं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जो क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर रहे होगे तो क्या होगा वहां पे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो रहा था तुम्हारा, एक तरह का आयोनाइजेशन एनर्जी को ही बोला जा रहा है वहां पर। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का कहीं पे क्वेश्चन आता है, कहीं वर्ड आ रहा है, तो उसको क्या सोचना है, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है वो? और आयोनिक पोटेंशियल ऐसा तो कुछ वर्ड नहीं रहा था उसमें, मेनली आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहीं पे वर्ड आता है तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी के टर्म में सोचने वहां पर। बाकी आयोनाइजेशन रेडियस, आयोनाइजेशन रेडियस ऐसा तो कुछ वर्ड नहीं रहा था इसमें। आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस, बिल्कुल। तो ये चीजें तुम्हें क्लियर हो। तो आयोनिक रेडियस हम लोग क्लास में कर चुके हैं। आयोनिक रेडियस जो हम लोग क्लास में किए हुए थे, स्टार्टिंग में देखो एटॉमिक साइज में, यहाँ हम लोग पढ़े हुए थे। एटॉमिक साइज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस में फिर कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। यहाँ पे Yes, देखिए, sir. ये लोग क्लास में किए हुए हैं, आयनिक रेडियस को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ था, कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस। दैट मीन्स आयंस का रेडियस को क्या बोल रहे हैं हम लोग, आयनिक रेडियस। और उसमें लोग इवन कंपेरिजन भी किए हुए थे। तो सिंपल सा है कि आयनिक रेडियस मीन्स आयंस का रेडियस, कैटायनिस का हो चाहे एनायनिस का हो, उसमें कंपेरिजन। तो ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो सेक्शन जी तुम्हारा बचा हुआ था, एक्सरसाइज 1 का। तो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगा फिर। एक्सरसाइज 1 का सेक्शन जी, पार्ट 1 की पहले बात कर लें हम लोग, पार्ट 1 में कुछ डाउट हो। पार्ट 1, एक क्वेश्चन आ रहा है सर, व्हाट इज मीन वायलेट ऑफ बॉर प्रिंसिपल। ऑफ बॉर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या वहां पे है? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 रूल पड़े हो गए, हंट्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल Yes, sir. और ऑफ बॉर प्रिंसिपल। तो तीनों का स्टेटमेंट क्या है? स्पेशली हम लोग ऑफ बॉर प्रिंसिपल की बात करें, उसका स्टेटमेंट क्या होता है याद हो? ऑफ बॉर प्रिंसिपल सर वो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। वो भी है, और सर एक टाइम में एक ही इलेक्ट्रॉन और वो सीक्वेंस में जाएगा।
नहीं, वो दोनों अलग चीज है यहाँ पे। एनर्जी लेवल n+1 पे। बिल्कुल, वहाँ पे जो एक तरह का जो एनर्जी ऑर्डर आता है वहाँ पे है, हमारे एक सीक्वेंस में जाएगा। अबव प्रिंसिपल का जो रहता है वहाँ पे, बाकी वो सर तो n रहता है। plus l रूल। बिल्कुल n+l बोल सकते हो वहाँ पे। दैट मीन्स जो ऑर्डर है तुम्हारा 1s 2s 2p, तो एक एनर्जी ऑर्डर में जाए वहाँ पे, और उसको अगर वायलेट्स कर रहा है वहाँ पे, तो वो क्या बोलेंगे, तो एनर्जी ऑर्डर था तो वहाँ पे अबव प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है उसके। ये सब तुम्हारा हुंस रूल या हंस रूल जो भी रीड करो उसको, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबव प्रिंसिपल, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक चीजें हैं, इसका सब स्टेटमेंट प्रॉपर पता हो। और ये चीज तुम्हें कहीं ना कहीं जब आगे पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ यूज होता है उसका, ये चीज तो पहले क्लियर हो। तो वहाँ पे जो एनर्जी का ऑर्डर को अगर वायलेट्स कर रहा है, दैट मीन्स वो अबव प्रिंसिपल को वायलेट्स कर रहा है। चलो ठीक है, इसमें आगे बताओ। सेक्शन जी में पार्ट 1 में कुछ डाउट हो? तो ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं से उसमें, 2 ही क्वेश्चन है। पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव टाइप का पार्ट 2 जो उसमें सेक्शन जी में कुछ डाउट? आई थिंक जितना भी हम लोग क्लास में किए हुए उतना अगर ढंग से कर तो उसमें सारा क्वेश्चन खुद से कर पाओगे यहाँ पे। पार्ट 2 हो गया है। पार्ट 3 सेक्शन जी का ही, पार्ट 3 में सेक्शन जी इंटीजर टाइप में। पार्ट 2 में G2। और बाकी लोग भी बताओ इसमें। इसके क्वेश्चन तो करने में बिल्कुल टाइम लगता ही नहीं, अगर 10 मिनट भी पेज पलट करके देख लोगे लेक्चर स्टार्ट होने से भी पहले, आधे घंटे अगर पहले, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसमें, जितना भी होमवर्क सेक्शन वाइज दिया जाता है। तो G2 की बात करें यहाँ पे हम लोग, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ऑन पॉलिंग स्केल। यहाँ पे देखें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, और साइज के साथ रिलेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इन्वर्टिव प्रोपोर्शनल, दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। तो डिक्रीजेज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, डिक्रीज नहीं करता है, वो क्या करता है, इंक्रीज ही करेगा, इंक्रीजेज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन। और इसका वैल्यू भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्लोरीन का कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। तो कोई एक बताओ, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। तो पूरे पीरियड टेबल में फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 4, ऑक्सीजन का 3.5। 3.5। ये पॉलिंग स्केल पे वैल्यू निकाल के दिया गया है, और मैंने वहां पे बताया था कि 5 to 6 वैल्यू तुम्हें याद करना पड़ेगा वहां पे, जिसमें कि एक फ्लोरीन भी था इसका कि सबसे ज्यादा 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, और कार्बन का अगर sp3 आ रहा है, नॉर्मल अगर आ रहा है तो क्या मानते हैं 2.5। 2.5 कम होता जाता है पॉलिंग स्केल पे ग्रुप सेकंड पीरियड के एलिमेंट के लिए। ये पॉलिंग स्केल पे जो वैल्यू आया था एक्सपेरिमेंटली या साइज के साथ रिलेशन देखोगे, तो जब कार्बन से फ्लोरीन की तरफ जा रहा है क्या होता है, इंक्रीज ही करता है। दैट मीन G2 का आंसर क्या जाता है वहां पे है, इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन। तो और भी कोई डाउट उसमें है? पार्ट 3 में ही बताओ। तो पार्ट 3 में जो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे है, उस क्वेश्चन में तो और बता रहे हो इसमें। G5, G5 किसका आ रहा है यहाँ पे नितिन, पार्ट 3 का? यस सर। तो ठीक है, G5 में
हाउ मेनी ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन मॉडरेटली कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग क्या है G5 में, हाउ मेनी ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन मॉडरेटली कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब क्या है, ये बेस है, और जो बेस आ रहा है वो बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा। सॉल्युबल का मतलब क्या है, नॉन मेटल। जो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होगा, दैट मींस एसिडिक ऑक्साइड होगा, ये बोल सकते हैं। बेस के साथ वही ऑक्साइड रिएक्ट करेगा जो कि एसिडिक ऑक्साइड होगा। या इवन एम्फोट्रिक वाला भी, एम्फोट्रिक वाला भी क्या होगा, एम्फोट्रिक का भी डेफिनेशन था कि वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर पाता है, एम्फोट्रिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले आ गया तुम्हारा Cl2O7, ये क्या रहा, नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये तो एसिडिक नेचर का होगा। अब जब ये एसिडिक नेचर का ऑक्साइड्स है तो बेस के साथ रिएक्ट कर पाएगा। CO रिएक्ट करेगा नहीं रिएक्ट करेगा, बताओ इसमें यस या नो। यस सर। नहीं, यस सर। नहीं, CO रिएक्ट नहीं करेगा। CO क्या आ गया तुम्हारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और आज जो लोग थ्योरी पढ़े हुए थे उसका फर्स्ट पॉइंट ही देखो आज का, न्यूट्रल ऑक्साइड। अगर एक बार देखो CO किस कैटेगरी का ऑक्साइड है तुम्हारा, ये चार तुम्हें याद रखना पड़ेगा न्यूट्रल ऑक्साइड में, CO, NO, N2 और OF2। तो CO क्या आ गया तुम्हारा, न्यूट्रल ऑक्साइड। और जब ये न्यूट्रल ऑक्साइड है ना तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना तो एसिड के साथ, ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर अब यहाँ पे है। तो CO जो है दिखने में लगता है Yes, कि ये sir. नॉन मेटल का है, बट एक्चुअल में ये न्यूट्रल ऑक्साइड की कैटेगरी में, जो आज हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ये रिएक्ट नहीं करेगा। K2O तो मेटल का ही ऑक्साइड आ गया, ये तो बेसिक नेचर का होगा, ये भी रिएक्ट नहीं करेगा। Cr2O3 ये किस नेचर का है, एसिडिक, बेसिक, एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक। Cr2O3 क्रोमियम अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, ये एम्फोट्रिक। तो एम्फोट्रिक का जितना भी मैंने एग्जांपल बताया हुआ और न्यूट्रल ऑक्साइड का चार है, उसको याद रखना है तुम्हें वहां पर। ये एम्फोट्रिक क्या कहती है, रिएक्ट कर पाएगा बेस के साथ, जबकि न्यूट्रल रिएक्ट नहीं करता, ना तो एसिड के साथ ना तो बेस के साथ। BaO ये क्या आ गया तुम्हारा, मेटल का ऑक्साइड्स आ गया। और जब मेटल का ऑक्साइड्स आ गया, ये तो बेसिक नेचर का हो जाती है, रिएक्ट नहीं करेगा बेस के साथ। एक बच जाता तुम्हारा GeO2, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम का कैसे सोचोगे, यहाँ पे ऐसा कुछ हम लोग लिखे अगर नहीं है, ये कहाँ पे आ जाता है तुम्हारा, P ब्लॉक का एलिमेंट है जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN और Pb। तो Pb का जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल ये क्या, एम्फोट्रिक या फिर स्लाइटली एसिडिक नेचर का ही रहता है, क्योंकि GeO2 जो है वो स्लाइटली एसिडिक नेचर का आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इसमें जो है कि PbO आ गया यहाँ पे। तो Pb का जो ऑक्साइड था, या PbO या फिर PbO2, देखो एम्फोटिक नेचर में, एम्फोटिक ऑक्साइड में कि लेड का जो ऑक्साइड है, चाहे PbO हो या PbO2, या SnO हो या फिर SnO2, वो दोनों एम्फोटिक ऑक्साइड आ रहा था वहां पर। तो GeO2 भी, जैसे SO2 की बात करें तो आज हम लोग पढ़े भी थे SO2, ये तुम्हारा एसिडिक नेचर का रहता है। और फिर कार्बन जो रहेगा वहां पे है, तो भी तुम्हारा एसिडिक नेचर का रहेगा वो, CO2। अब जो COO, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है, जो G आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे है, तो ये तुम्हारा स्लाइटली एसिडिक नेचर का ही रहता है, क्योंकि ये एम्फोटिक की कैटेगरी में नहीं आ पाता है GeO। तो बहुत ज्यादा ये एसिडिक भी नहीं होता है, बट जो भी एम्फोट्रिक या स्लाइटली एसिडिक जो भी हो, वो रिएक्ट तो कर पाएगा वो NaOH के साथ। दैट मींस ये भी आ जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर क्या आ जाता है यहाँ पे, 1 2 3, चेक कर लो, 3 आ रहा होगा आंसर। इस तरीके से सोचना है इसे क्वेश्चन को। क्लियर, यहाँ पे G6 भी आ रहा है तुम्हारा एम्फोटिक Yes, sir. नेचर का। G6 में भी पूछा जा रहा है कि एम्फोटिक नेचर का ऑक्साइड कौन कौन सा है, उसमें भी चेक कर सकते हो, बट तुम्हें याद रखना पड़ेगा इसे क्वेश्चन को। इसमें भी CO एक एग्जांपल दिया गया, तो CO तुम्हारा किस कैटेगरी का आ जाता है, न्यूट्रल। उसका एग्जांपल ZnO, L2O3, SnO। कुछ मेमोराइज करने वाला भी पार्ट है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड, इतना भी उसको ध्यान रखना होता है।
चलो और भी कुछ डाउट हो तुम लोगों का इन जनरल? अभी भी टाइम है, 5 मिनट टाइम अभी भी है। कोई भी तुम लोगों का डाउट हो, जनरल डाउट, या किसी लोगों का इंडिविजुअल डाउट हो, उसमें कुछ जब पढ़ रहे हो इसमें पीरियड टेबल, तो उससे पहले का कुछ चैप्टर है वो पूछ सकते हो अभी। पार्ट थर्ड का G2 देख लेते हैं, उसको भी हम लोग। पार्ट थर्ड के G2 में हाँ रिया कुछ डाउट? पार्ट थर्ड का G2, अब G2 को देखना था, एक अच्छा क्वेश्चन है वहां पे, देख सकते हो। एक मिनट। पार्ट थर्ड का G2 मतलब थोड़ा उसमें जो भी क्वेश्चन है वहां पे उसको स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा वहां पे। सेम डाउट है G2 में, इफ इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, अलग अलग स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट पी सबसेल ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा रहा था तुम्हारा? फ्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसका वैल्यू क्या है 4। तो फ्लोरीन के लिए आउटर मोस्ट पी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? कंफिगरेशन लिखो इसके लिए। 5. ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 1s2 2s2 2p5। तो फर्स्ट में क्या जाता है इसमें? 5। सेकेंड में ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज y। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके लिए रहता है पूरे पीरियोडिक Fluorine. टेबल में? क्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका रहता है? क्लोरीन। स्प्रेड करके देखो, लिखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले सेक्शन में हम लोग। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, सॉरी ग्रुप नंबर पूछा जा रहा है, ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका ग्रुप नंबर क्या होता है क्लोरीन का? किस ग्रुप का है? 17. 17। 17 ग्रुप का ये एलिमेंट है। ये तुम्हारा x का वैल्यू आ गया, ये तुम्हारा y का वैल्यू आ गया 17। थर्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट पी सबसेल ऑफ एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट पी सबसेल ऑफ एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज Z। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए रहेगा? Helium. हीलियम तो रहता है वहां पे, बट उसमें देखा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट पी सबसेल ऑफ एलिमेंट्स हैविंग हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज Z। तो हीलियम का ही रहेगा वहां पे। वो क्या है वहां पे? तो 0 आ जाएगा आई थिंक। मतलब 1s पी तो आई ना ऐसी है वहां पे 1s2। फोर्थ में देखें यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट एस सबसेल ऑफ एलिमेंट, एस सबसेल एलिमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज W। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट एस सबसेल ऑफ एलिमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज W। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैसे चेक करेंगे फिर हम लोग? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग अब देखने की जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, देखते हैं वो क्या रहेगा, सोडियम या लिथियम। देखते हैं वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कैसे चेक करेंगे हम लोग? यहाँ पे है, मान लेते हैं कि जैसे सोडियम से कुछ लोग बता रहा हो, तो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जा रहा है इस केस में, तो देखना कि इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर कहाँ से जाएगा तुम्हारा। तो जहां से इजिली एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा वही क्या करेगा, दूसरे को फिर वो इलेक्ट्रॉन जाकर के ऐड होगा, दैट मीन रिड्यूस कर पाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट, तो सबसे इजिली इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर जाता है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट एस सबसेल
ऑफ एलिमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट डब्ल्यू। अगर हम देखें यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ से जो तुम्हारा ग्रुप 1 का एलिमेंट है इसी का सबसे कम आयोनाइज एनर्जी रहता है यहाँ पे, और आयोनाइज एनर्जी कम है, दैट मीन इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर जाएगा। और जहां से इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर जा रहा है दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे में जाकर के ऐड होगा, दैट मीन इलेक्ट्रॉन का एडिशन तो क्या होता है, रिड्यूस कर पाएगा वहां पे। तो सीजियम से इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर जा पाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका आयोनाइज एनर्जी सबसे कम। इसमें आउटर मोस्ट एस ऑप्शन में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे है एक ही रहेगा, यहाँ पे है तो 1 आ जाता वहां पे। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 1। अब इसमें चेक कर लो जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे y माइनस एक्स माइनस जेड माइनस 3 डब्ल्यू। तो y क्या आ रहा है तुम्हारा इसमें 17, x क्या था 5, z क्या आ जाता तुम्हारा 0, और ये 3 into 1 तो 17 माइनस 8। चेक करो एक बार आंसर क्या आ रहा है इसका, 9 आ रहा होगा। एक बार आंसर चेक करो एक बार, इसका 9 ही आ रहा होगा इसे। यस सर। तो ठीक है, तो सोचने का तरीका क्या था कि ये 5 आ रहा है, क्लोरीन 17 ग्रुप का है, और जो यहाँ पे तुम्हारा थर्ड आ रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट पीस सबसेट ऑफ एलिमेंट्स हैविंग हाईएस्ट आयोनाइज एनर्जी इज जेड। तो हाईएस्ट आयोनाइज एनर्जी क्या रहेगा पूरे प्यूरिटी टेबल में, हीलियम का, इसका की वहां पे पी सबसेट में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है तो वो 0, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। देखो वहां पे अब ये अलग अलग लॉजिक रहता है यहाँ पे। अब इसमें अगर लिथियम की अगर बात, अगर एक्वस सॉल्यूशन में देखोगे, एक्वस सॉल्यूशन में फिर लिथियम सबसे ज्यादा रहता है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट। वो डिपेंड करता है वहां पे कि किस सॉल्यूशन में तुम वहां पे देख रहे हो। इन जनरल अगर गैसियस मीडियम में देखोगे तो फिर आ जाता है तुम्हारा सीजियम, बट अगर एक्वस सॉल्यूशन में देखते हो तो फिर तुम्हारा लिथियम रहता है वहां पे। बाकी इसका जो रिड्यूसिंग एजेंट का प्रॉपर्टीज है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है। इन जनरल यहाँ पे क्या रहेगा सीजीएम का, बट अगर एक्वस सॉल्यूशन में देखोगे तो वही ऑर्डर उल्टा हो जाता है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का, तो फिर लिथियम का ज्यादा हो जाता है वहाँ पे। तो ठीक है, जो भी है यहाँ पे है ग्रुप 1 का जो एलिमेंट रहता है वही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर पाता मोस्टली, और सबका क्या रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1। सोडियम भी अगर आता तो उसका भी क्या रहता है यहाँ पे 1 ही, क्योंकि उसमें भी आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट वो ऑर्डर में गैसियस मीडियम में कुछ नहीं बोला जा रहा है। गैसियस फेज में तो वो क्या रहता है सीरियम का, और एक्वस सॉल्यूशन में फिर लिथियम का आ जाता है वहां पर। तो ठीक है, ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया। इसमें एक्सरसाइज 1 तो मेनली एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 2 और डीबीपी, और उसको डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बीआईएन स्टार्ट करते हैं, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। तो ठीक है, फिर मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे पीरियड टेबल को, और देन एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठ गए, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगा वहां पे। तो एक बार रिवीजन कर लोगे तो कम टाइम में ही वो सॉल्व कर पाओगे। यस सर। ठीक है, तो ठीक है नितिन, बाकी पढ़ोगे तो हर एक चैप्टर ऐसा ही आसानी रहेगा। पीछे के भी जो Yes, चैप्टर है तो सब आसानी रहता है, इसमें ढंग से अगर पढ़ोगे वो चीजें रिवाइज करोगे रेगुलरली तो सारा चैप्टर आसानी होता है यहाँ पे। बाकी फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस को समझना होता है, उसको कैलकुलेट करना होता है, देन फिर वो आंसर आता है, तो वो अलग पार्ट है। और ये जो सॉल्व करते हो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का, ये थोड़ा डिफरेंट पार्ट है। इसमें थ्योरी को ज्यादा रिवाइज करना होता है, और थ्योरी अगर ज्यादा रिवाइज कर दो तो क्वेश्चन फिर सॉल्व कर पाओगे। जबकि मैथ्स और फिजिक्स में तुम्हें क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ता है, जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा आसान रहेगा। इस पे टेस्ट कब रहेगा देखता हूँ, मैं इस पे भी रखता हूँ। बेसिकली इसका जो आता है
BIN और पीरियड टेबल एक साथ आ जाता है बेसिकली। तो तुम्हारा जब टेस्ट भी होगा, इसका कुछ क्वेश्चन जो रहेगा तुम्हारा पीरियड टेबल और BIN एक बार पढ़ लेंगे, इसका एक साथ टेस्ट हो पाएगा तुम्हारा। मतलब अगर हम लोग क्लास टेस्ट की बात करें, जैसे पिछला टेस्ट हुआ था संडे को, और ओवरऑल टेस्ट अगर कोटा से होता है तो फिर पीरियड टेबल अगर उसमें अगर आ रहा है तो वो भी रहेगा। मोस्ट इस बार जब टेस्ट होगा तुम्हारा तो पीरियड टेबल रहेगा ही उसमें, कंप्लीट पीरियड टेबल। तो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ यहीं पे अभी। बाय Bye. सर। Thank you, sir. बाय। देखो क्लास टेस्ट भी लूंगा मैं इसका, देखते हैं पहले एक बार कोटा से हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम से क्लास टेस्ट भी होगा। तो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ अभी।